आज का अपना टॉपिक रहेगा शब्द शक्ति। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, प्रमुख रूप से कितने प्रकार की होगी शब्द शक्ति, किस प्रकार इसकी पहचान करनी है अपने को कि कौन शब्द शक्ति है दिए गए उदाहरण या वाक्य में, तो वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं शब्द शक्ति क्या है। शब्द शक्ति क्या है? किसी शब्द के अभीष्ट अर्थ का बोध करवाने वाली शक्ति जो है वो ही क्या है, शब्द शक्ति है। अब अपन देखते हैं शब्द शक्ति प्रमुख रूप से कितने प्रकार की है। तो प्रमुख के प्रकार या शब्द शक्ति के भेद जो हैं वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। कौन कौन सी? पहली जो है उसका नाम है अभिधा। अभिधा का ही अन्य नाम है प्रथमा। तो भले ही अभिधा शब्द शक्ति कह दीजिए और भले ही प्रथमा शब्द शक्ति कह दीजिए। नंबर 2 जो शब्द शक्ति है अपनी वो है लक्षणा। कौन सी हो जाएगी? लक्षणा शब्द शक्ति। और तीसरी जो है अपनी वो हो जाएगी व्यंजना। कौन सी हो जाएगी? व्यंजना। अब तीनों में अलग अलग अर्थ लिया जाएगा। अभिधा में क्या होता है, वाच्य प्लस अर्थ से वाच्यार्थ या मुख्यार्थ। किसी भी शब्द का जब वाच्यार्थ लिया जाता है, वाच्य का अर्थ है वच धातु से बना हुआ शब्द है, तो वच का अर्थ है बोलना, जैसा बोला जाता है वैसा ही अर्थ लिया जाता है, कोई अन्य काम की पकड़ पंचायती नहीं। तो सीधा सा जो बोला वही आपने अर्थ ग्रहण कर लिया, न नोक की 13 न 13 की 16, अर्थात सीधा सा अर्थ लेते हैं। तो वाच्यार्थ या किसी भी शब्द का मुख्य अर्थ लेते हैं तो कौन सी शब्द शक्ति होती है अपनी? अभिधा या प्रथमा। जब काव्य में वाच्यार्थ के या मुख्यार्थ के अर्थ ग्रहण में बाधा आती है तो अपन लक्षण के आधार पर लक्षक अर्थ लेते हैं। कौन सा अर्थ लेते हैं? लक्षक। अपन क्या करते हैं? लक्ष्यार्थ ग्रहण करते हैं। लक्ष्यार्थ 2 प्रकार से ग्रहण करते हैं प्रमुख रूप से, या तो कोई रूढ़ि होती है या कोई कारण यानी प्रयोजन होता है। तो 2 प्रकार से क्या करते हैं अपन? अर्थ ग्रहण करते हैं। तो वहां पर कौन सी हो जाएगी? लक्षक वाली लक्ष्यार्थ हो जाएगी। जब काव्य में वाच्यार्थ और मुख्यार्थ से भी और लक्ष्यार्थ से भी किसी शब्द का अर्थ ज्ञात नहीं हो, मालूम न चले, अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, तो वहां पर व्यंजक लिया जाता है, व्यंग्यार्थ लिया जाता है, व्यंग्य अर्थ लिया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा अर्थ ले लेते हैं? व्यंग्य प्लस अर्थ से शब्द बना देते हैं अपन व्यंग्यार्थ। व्यंग्यार्थ। ये तो बात रही शब्द शक्ति की। और जो शब्द होते हैं वाच्यार्थ, मुख्यार्थ, लक्ष्यार्थ या रूढ़ि प्रयोजन के आधार पर, व्यंग्यार्थ यानी व्यंग्य के आधार पर। अब अपने एग्जाम में प्रश्न जो किस प्रकार से आते हैं, गत वर्ष का जो बोर्ड का पेपर था उसमें ये लक्ष्यार्थ लक्षणा शब्द शक्ति आई हुई थी एक तो, और एक इसकी परिभाषा आई हुई थी। तो तीनों की परिभाषा ध्यान में होनी चाहिए और इसी के साथ ही अपन इनके लक्षणा के और व्यंजना के जो प्रमुख दो भेद है उनकी चर्चा कर लेते हैं। इसी के साथ अपन जो है वो इनका विस्तार से अभ्यास कर लेते हैं ताकि अपना क्वेश्चन किसी भी स्थिति में गलत नहीं हो। अब अपन देखते हैं पहला जो है प्रकरण अपना अभिधा या प्रथमा शब्द शक्ति। आगे चलते हैं। अभिधा या प्रथमा अपनी शब्द शक्ति जो है उसकी क्या पहचान है। एक प्रश्न तो इस प्रकार बनता है अपना कि जब काव्य में साक्षात यानी सामने सांकेतिक संकेत प्लस इक से योग से बना हुआ है, सांकेतिक शब्द है, इक प्रत्यय का योग है, सांकेतिक अर्थ होता है, या फिर मान लीजिए मुख्यार्थ होता है, या फिर वाच्यार्थ होता है, या फिर लोक प्रचलित जो लोक में प्रचलित है, या फिर शब्दकोशीय अर्थ लिया जाता है। शब्दकोशीय अर्थ लिया जाता है। सीधी भाषा में समझें तो परिभाषा में तो नहीं है लेकिन समझने के लिए है कि जैसा कहा जाए वैसा ही अर्थ लिया जाए।
तो कौन सी शब्द शक्ति होती है? अभिधा। सीधी सी बात है, जैसा कहा जाए वैसा ही अर्थ लेना है। किसी प्रकार के बौद्धिक या बुद्धि व्यापार का प्रयोग नहीं करना है। अपन सामान्य बुद्धि से काम में ले लेते हैं कि न तो वहाँ लक्ष्यार्थ करना है, न कोई व्यंग्यार्थ करना है। जैसा कहा जाता है कि वर्षा हो रही है, मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, गाय घास खा रही है, गधा भार वहा के जानवर है, या फिर मान लीजिए इस प्रकार के उदाहरण आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। रमेश पढ़ रहा है, तो वहां पर जो सामान्य होते हैं। अब अपन एक पहचान देखते हैं, अभिधा की क्या पहचान है। तो पहचान के लिए एक तो क्या होता है, यमक अलंकार यदि जहां पर भी आता है, यमक में प्राय अभिधा का आविर्भाव माना जाएगा। और उत्प्रेक्षा जो होता है उसमें भी अभिधा मानी जाएगी। बहुत सारी चीजें हमेशा नहीं है, फिर भी संभाव्य है, प्राय है, वो इस प्रकार मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए उदाहरण लेते हैं अपन, हरि ने नारद को हरि रूप दिया। अब यहाँ हरि और हरि में यमक अलंकार है। हरि यानी विष्णु ने नारद को हरि रूप दिया, यानी वानर का रूप दिया, तो इस प्रकार है। या फिर मान लीजिए मनो नीलमणि शैल पर आतपे परियो प्रभात, उत्प्रेक्षा का उदाहरण आ जाए। या फिर मान लीजिए गाय घास खा रही है, मोहन पढ़ रहा है। जहां सामान्य से अर्थ लिए जाते हैं तो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति हो जाती है? अभिधा। अभिधा में मुख्यार्थ लिया जाता है, वाच्यार्थ लिया जाता है, या फिर साक्षात सांकेतिक अर्थ लिया जाता है, या फिर मान लीजिए शब्दकोशीय अर्थ लिया जाता है। शब्दकोश के अनुसार जो अर्थ आते हैं, जैसे मान लीजिए शब्दकोशीय अर्थ के अनुसार ये वानर रूप है, या फिर वो आराम से आराम फरमा रहा था, या आराम में आराम फरमा रहा था। तो आराम का अर्थ बगीचा भी होता है, आराम का अर्थ विश्राम करना, तो दो आराम आते हैं, एक आराम का अर्थ बगीचा हो जाएगा, जो क्या है कि शब्दकोशीय अर्थ के आधार पे होता है। अपन दूसरा देखते हैं, अब लक्षणा शब्द शक्ति जो है उसकी चर्चा कर लेते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा में क्या होता है, जब काव्य में मुख्यार्थ या वाच्यार्थ के अर्थ ग्रहण करने में कोई बाधा आती है तो अपन लक्ष्य के आधार पर, लक्ष्य ग्रंथ के आधार पर, या फिर मान लीजिए लक्ष्यार्थ ग्रहण करते हैं, अन्य अर्थ लक्षणों के आधार पर ग्रहण करते हैं किसी रूढ़ि या प्रयोजन से, तो वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति मानी जाती है। लक्षणा की कुछ पहचान है, कहीं पर भी हिंदी मुहावरे या लोकोक्ति आती है तो लक्षणा शब्द शक्ति होती है। या फिर मान लीजिए रूपक अलंकार और मानविकरण अलंकार जहां भी आते हैं तो वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है, लेकिन रूपक और मानविकरण अलंकार अपने को आने चाहिए, तब जाके वो होंगे। तो परिभाषा क्या बना देते हैं, जहां काव्य में मुख्यार्थ या वाच्यार्थ को ग्रहण करने में बाधा आती है तो लक्ष्यार्थ लिया जाता है, लक्ष्यार्थ लिया जाता है, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। वहां लक्षणा होती है तो लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अब लक्षणा के लिए तीन प्रमुख शर्तें जो हैं वो मानी गई है, कब लक्षणा होगी। तो लक्षणा की प्रमुख शर्तें जो हैं,
प्रमुख शर्तें। यानी पेपर में इस प्रकार ही पूछा जा सकता है कि लक्षणा के लिए कौन कौन सी है। तो पहली शर्त जो है वो है अपनी मुख्यार्थ का बाधित होना। मुख्यार्थ का क्या होना? बाधित, अर्थात मुख्य अर्थ ग्रहण करने में बाधा आती है। दूसरा, मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ से संबंध। और तीसरा बिंदु जो है अपना वो अपन बना लेते हैं किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर आरोपित अर्थ लेना। यानी लक्षण अर्थ लेना, लक्षक अर्थ लेना। ये तीन चीजें अपने ध्यान में रहेगी तो अपनी लक्षणा शब्द शक्ति किसी भी स्थिति में गलत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए, आप उदाहरण लेते हैं, ये बात हो सकती है कि कई बार मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का कोई संबंध नहीं होता है, पूरी तरह त्याग दिया जाता है, तो वहां पर जो अपनी प्रयोजनवत लक्षणा है उसके जो उपभेद माने गए हैं उनमें से निकल कर आ जाती है कि अज सर्वता जो है यानी पूरी तरह त्याग देने वाला। अब देखो उदाहरण लेते हैं अपन, मोहन तो गधा है। मोहन तो गधा है। इस वाक्य को अपन पढ़ते हैं, यह पंक्ति निकल के आ रही है, मुख्य अर्थ का बाधित होना। मुख्य अर्थ, शब्दकोशीय अर्थ जो है वो मोहन तो गधा है। गधा क्या है कि पशु होना चाहिए। भाई शब्दकोशीय अर्थ के अनुसार, डिक्शनरी के अनुसार तो गधा, अपन तो अपनी धारणा वही बनती है कि गधा का अर्थ पशु है। लेकिन मौन क्या है? आदमी। और मौन आदमी है तो मौन गधा नहीं हो सकता, क्योंकि वो रात में लेट लौटने वाला है, उसकी पूंछ कान और हूं हाँ करने वाला मोहन नहीं हो सकता। मुख्य अर्थ तो नहीं ले सकते। किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर, यहाँ पर प्रयोजन है, अर्थात क्या है, अपने यहाँ पर जो लक्ष्यार्थ ले रहे हैं, मुख्य अर्थ बाधित होने पर, वाच्यार्थ के बाधित होने पर लक्ष्यार्थ लेते हैं। गधा का लक्ष्यार्थ क्या ले लेंगे अपन? लक्षक क्या लेंगे? मूर्ख। यानी मूर्खता का पर्याय है, अर्थात किसका पर्याय माना जाएगा? मूर्खता का पर्याय है वो माना जाएगा। अर्थात इससे क्या लेते हैं? मूर्खता से ले लेते हैं। गधे, गधा किसका प्रतीक है? बड़े बड़े गधा है क्या? तो वही है, इस प्रकार का ले लेते हैं। आगे चलते हैं अपन। सीता तो गाय है। सीता स्त्री है, यानी मानव योनि में है। गाय की धारणा देखते ही अपने सामने एक आता है दुधारू पशु के रूप में एक प्रतिमा या एक चित्र या इमेज अपने सामने बन जाती है कि गाय जो है एक पशु है, वो सीता गाय नहीं हो सकती। तो अपना क्या है कि मुख्य अर्थ तो बाधित हो जाता है। अपन अर्थ क्या लेते हैं? गाय का स्वभाव क्या होता है? सरल। तो सीता के सरल स्वभाव के आधार पर, सीता के सरल स्वभाव के आधार पर क्या है कि हमने उसका अर्थ क्या ले लिया है? गाय। अर्थात गाय कहने का अर्थ है वो तो नीरी गाय है, भोली भाली, सरल स्वभाव वाली, क्योंकि गाय का भी ये स्वभाव होता है कि वो सरल होती है। तो सीता तो गाय है। सीता के सरल स्वभाव के कारण ही यहाँ गाय शब्द का अर्थ लिया गया है, वो देख लेते हैं। अब अपने चलते हैं, एक होती है रूढ़ि लक्षणा। कौन सी हो जाएगी? रूढ़ि लक्षणा। और दूसरी होती है प्रयोजनवती लक्षणा या प्रयोजना लक्षणा या प्रयोजनवती लक्षणा। बहुत सारे उपभेद है, लेकिन अपने एक बार इनसे काम चल जाएगा। रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। एक नंबर को देखते हैं, रूढ़ि लक्षणा को। किसी लक्षणा में लक्षण लेते हैं तो किसी ऐतिहासिक पात्र या रूढ़ शब्द जो होते हैं, रूढ़ शब्द के आधार पर
या फिर मान लीजिए रूढ़ी के आधार पर किसी रूढ़ी के आधार पर अर्थ लिया जाता है, और अर्थ कैसा लिया जाएगा? लक्षण से लक्ष्यार्थ ग्रहण करेंगे अपन। कोई रूढ़ नहीं होती है। अब बहुत सारे शब्द होते हैं ऐतिहासिक पात्रों में जो अपने आप में रूढ़ हो जाते हैं, वो उसका संकेत है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो सत्य और अहिंसा का पालन करने वाला होता है, वो जैसे आता है अपन कहते हैं आइए महात्मा गांधी। वो महात्मा गांधी तो नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी उस हर एक व्यक्ति के लिए शब्द रूढ़ हो गया है जो जो सत्य और अहिंसा का पालन करता है। उसी प्रकार से कोई जोर जोर से हंसता है तो अपन कहते हैं ना, अरे क्यों हंस रहा है रावण की तरह? वो रावण थोड़ा ही है। लेकिन इस प्रकार हा हा हंसने वाले के लिए क्या हो गया? रावण एक रूढ़ शब्द हो गया है। तो ऐसे प्रयोजन के आधार पर या रूढ़ि के आधार पर जो लिए जाते हैं वो अपन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण लिया अपन ने, यहाँ जय चंदों की कमी नहीं है। यहाँ जय चंदों की कमी नहीं है। तो जयचंद तो कब का चला गया? जो 1191 और 92 में तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध हुआ, लेकिन उसने हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय का साथ न देकर मोहम्मद गौरी का साथ दिया। अब आज जो जो व्यक्ति धोखेबाज होते हैं, दगेबाज होते हैं, उनके लिए क्या है? जयचंद शब्द अब क्या हो गया है? रूढ़ हो गया। ये शब्द कॉमन हो गया सबके लिए, ऐसे समझ लीजिए, रूढ़ शब्द हो गया है। अर्थात जयचंद किसका है? यहाँ पर धोखेबाजों का, दगेबाजों का पर्याय है। तो धोखेबाज जो लोग होते हैं उनके लिए आया है कि यहाँ जयचंदों की कमी नहीं है, यहाँ दगेबाजों की, धोखेबाजों की कमी नहीं है। यहाँ पर जयचंद जो है वो रूढ़ शब्द हो गया है। या फिर मान लीजिए उदाहरण लिया आपने कि मोदी तो पटेल है, मोदी तो पटेल है। मोदी पटेल नहीं हो सकते, लेकिन पटेल उस व्यक्ति विशेष के लिए शब्द रूढ़ हो गया है जो देश की एकता अखंडता की रक्षा करने वाले होते हैं, देश को एक करके चलने वाले होते हैं। तो अपन मान सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो उस प्रकार का शब्द हो गया है जो अखंडता, राष्ट्रीय एकता की बात आती है, तो वो हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे चलते हैं। उदाहरण ले लिया, राजस्थान तो वीर है। राजस्थान तो वीर है। अब राजस्थान तो वीर है, यहाँ मुख्य अर्थ या वाच्यार्थ, सांकेतिक अर्थ या फिर लोक प्रचलित या फिर शब्दकोशी अर्थ ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि राजस्थान तो एक भूभाग का नाम है। राजस्थान क्या है? कि भूभाग है, एक अंचल विशेष है, क्षेत्र विशेष है। जो वीर कैसे हो सकता है? तो यहाँ राजस्थान शब्द रूढ़ किसके लिए हो गया है? यहाँ के जो निवासी हैं, लोग हैं, शूरवीर हैं यहाँ के लोग, इसलिए राजस्थान तो वीर है। पंजाब तो शेर है। अब पंजाब एक भूभाग का नाम है, वो शेर कैसे हो सकता है? लेकिन एक रूढ़ शब्द काम में ले लिया गया है, तो वहां पर रूढ़ि लक्षणा हो जाती है। जहां जहां ऐसे शब्द रूढ़ि के आधार पर, जैसे मान लीजिए आपने कह दिया आइए महात्मा बुद्ध, आइए महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध तो कब के चले गए, लेकिन जो जो व्यक्ति सत्य और अहिंसा का पालन करने वाला होता है, या अपरिग्रह के नियमों से या भगवान बुद्ध की नियमावली के अनुसार जो भी चलने वाला व्यक्ति होता है और हमारे सामने आता है, तो हम उसे एक नाम दे देते हैं कि आइए महात्मा बुद्ध, आइए गौतम बुद्ध, आइए महात्मा गांधी। इस प्रकार से हो जाएगा। या फिर मान लीजिए मोहन तो बुद्धिया है, मोहन तो बुद्धिया है। यहाँ बुद्धिया जो है वो उस ऐतिहासिक पात्र के लिए माना जाता है जो पूरे दिन दौड़ता रहता है, पूरे दिन दौड़ता रहता है। तो वहाँ पर इस प्रकार से जहाँ भी रूढ़ शब्द आता है, योग रूढ़ आ जाता है, रूढ़ि के आधार पर अपने अर्थ ग्रहण करते हैं, तो वहाँ पर ये अर्थ हो जाता है। आगे देखते हैं अपनी दूसरी जो है प्रयोजनवती लक्षणा। नंबर 2 जो है वो है प्रयोजनवती लक्षणा। कारण, प्रयोजन का अर्थ है कारण। कोई न कोई रीजन होगा, कोई न कोई कारण होगा। जब किसी प्रयोजन या कारण के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो वहां पर प्रयोजनवती लक्षणा होती है, उसका कारण होता है। एक ही उदाहरण से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने कह दिया वह
स्त्री तो गंगा है, वह स्त्री तो गंगा है। अब वह स्त्री गंगा तो नहीं हो सकती, लेकिन गंगा शब्द का अर्थ है कि वह स्त्री जो है उसकी पवित्रता के कारण उसको कहा गया, तो एक कारण आ गया है। इसका अर्थ है उस स्त्री की जो पवित्रता है उसके चलते ही उसको क्या कहा गया है, वो स्त्री तो गंगा है। अर्थात जहाँ किसी प्रयोजन के कारण, मान लीजिए आपने कह दिया उसका घर तो गंगा पर है, गंगा पर है। अब गंगा के ऊपर तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो जल धारा है या फिर मान लीजिए जल का जो प्रवाह है उसके ऊपर तो घर संभव नहीं है, धाराओं पर घर नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ बहुत सामीप्य संबंध है, उसका घर तो गंगा पर है, यानी गंगा के समीप है, गंगा के किनारे है। तो यहाँ जो सामीप्य संबंध है, सह सामीप्य संबंध के चलते ही प्रयोजनवती जो लक्षणा है वो मानी गई है। तो जहां पर किसी प्रयोजन से, किसी कारण से, किसी रीजन से मान लीजिए अपन लेते हैं, तो वहां पर प्रयोजनवती लक्षणा हो जाती है। अब अपने को प्रयोजनवती का ध्यान में नहीं रहता है, या फिर मान लीजिए रूढ़ा लक्षणा है उसका ध्यान नहीं है, तो अपने को लक्षणा तो मान के चलना है। और लक्षणा की जो पहचान है प्रमुखतया गत वर्ष की आई हुई है, वो है हिंदी मुहावरे और लोकोक्ति जो हैं उनमें हमेशा कौन सी होती है, लक्षणा शब्द शक्ति ही होती है। दूसरा है अपने पास एक ट्रिक है रूपक की, रूपक और मानवीकरण अलंकार जहां जहां घटित होते हैं वहां पर भी लक्षणा ही मानी जाती है। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, अर्थात जहां जहां रूपक, मानवीकरण, हिंदी मुहावरे, लोकोक्तियां या फिर अपने जो ये उदाहरण देखे थे इनमें क्या हो जाएगी, लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। आगे चलते हैं, तीसरी जो है वो है अपनी व्यंजना। कौन सा अर्थ ग्रहण करेंगे, व्यंग्यार्थ ग्रहण करेंगे। कौन सा अर्थ ग्रहण करेंगे, व्यंग्यार्थ ग्रहण करेंगे। जहां पर मुख्यार्थ या वाच्यार्थ से तथा लक्ष्यार्थ से भी अर्थ की प्राप्ति नहीं होती है, अर्थ का बोध नहीं होता है, तो वहां पर व्यंग्य अर्थ लिया जाता है जहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। यहाँ पर कोई तीसरी ही शक्ति काम में करती है, तीसरा ही अर्थ काम में लिया जाता है। जैसा सुना जाता है वैसा अर्थ नहीं लेंगे, लक्षणा के आधार पर लक्ष्यार्थ नहीं लेंगे, इसका अर्थ अपन व्यंग्यार्थ लेंगे। तो परिभाषा क्या बना देते हैं, जहां मुख्यार्थ व लक्ष्यार्थ के बाधित होने पर प्रतीयमानार्थ यानी प्रतीयमान अर्थ ग्रहण किया जाता है, या फिर मान लीजिए व्यंग्यार्थ लिया जाता है। इसी का पर्याय शब्द है प्रतीयमानार्थ जो है, अर्थात जहां प्रतीयमान अर्थ लेते हैं, व्यंग्यार्थ लेते हैं, तो वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति हो जाती है। व्यंजना के दो भेद माने जाते हैं प्रमुख रूप से, एक होता है शाब्दी व्यंजना, तो पहला हो जाएगा शाब्दी व्यंजना, यदि पूछ लिया जाए तो एक है शाब्दी व्यंजना, और दूसरा जो भेद है वो हो जाएगा अपना आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना, इनके उपभेदों के बारे में नहीं पूछा जाएगा, तो शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना हो जाएगा। अब अपन देते हैं उदाहरण जो है व्यंजना के। जैसे मान लीजिए शाम हो गई। अब मान लीजिए शाम हो गई, इसका अर्थ अपन शाम हो गई ये नहीं लेंगे, शाम होंगी ये शब्द का अर्थ सुनने वाले सभी अपने अपने प्रयोजन के अनुसार लेंगे। शाम हो गई है इसका अर्थ कोई मंदिर का पुजारी या जो सेवा करने वाला, पूजा प्रार्थना या स्तुति करने वाला सीधा सोचेगा शाम हो गई, मंदिर की पूजा करने का समय हो गया है। शाम हो गई है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, उनके अनुसार घर जाने का समय हो गया है। शाम हो गई है, घर में जो माताएं हैं उनका अर्थ चूल्हा चौकी करने, गायों का दूध निकालने, इस प्रकार के काम करने का समय हो गया है। तो शाम के अनेक अर्थ लिए जाते हैं, अपने हिसाब से अर्थ लिए जाएंगे। जैसे क्या होता है, मान लीजिए कोई विद्यालय जाता है, 1 बजे घंटी लगती है, कोई कह रहा है कि 1 बजने वाले हैं, इसका अर्थ घंटी लगने वाली है।
सूर्य उदय हो गया है, ऐसे नहीं कहेंगे कि उठ जा। कोई बच्चा है सो रहा है, उसको घर वाले आकर कहते हैं कि सूर्य उदय हो गया है, अर्थ क्या लिया जाएगा? उठ जाओ, उठने का समय हो गया, 7 बज गई, इसका अर्थ ऑफिस जाने का, स्कूल जाने का समय हो गया है। या फिर मान लीजिए कहते हैं कि आज तो पत्ता भी नहीं हिल रहा है, इसका अर्थ है हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, तो वो हो जाएगा तो शाम हो गई है। या फिर मान लीजिए आज तो पत्ता भी नहीं हिल रहा है, अर्थ क्या लेंगे? हवा नहीं चल रही है, पत्ता भी नहीं हिल रहा है, सूर्य उदय हो गया है, इसका अर्थ है उठने का समय हो गया है। जैसे मान लीजिए कोई नहीं कहेगा कि चाय बना लो, लेकिन दोपहर के बाद जैसे 4 बज जाते हैं, क्या कहते हैं? अरे 4 बज गई, इसका अर्थ अब चाय बनाने का समय हो गया है, वो अर्थ लिया जाता है। तो हर समय के अनुसार अपना अपना अर्थ जो लिया जाता है वो होता है। और इसके बाद जो प्रमुख पहचान है अपनी व्यंजना की, उसमें क्या है? कहीं पर भी आपको यदि श्लेष अलंकार दिखाई देता है, इसका अर्थ है वहां पर शाब्दिक व्यंजना मानी जाएगी, या फिर अपन क्या कह देंगे? व्यंजना मानी जाएगी। अब अपन करते हैं इनके अभ्यास प्रश्न कि बोर्ड में किस प्रकार के प्रश्न जो हैं वो आते हैं, और अन्य उदाहरण जो पद्य भाग प्रकार के भी हैं उनको भी अपन देख लेते हैं। अब अपन देखते हैं अभ्यास प्रश्न जो है बोर्ड के पैटर्न के अनुसार किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। जहां मुख्यार्थ या लक्ष्यार्थ को त्याग कर प्रत्ययमानार्थ जो है, प्रत्ययमानार्थ शब्द भी आ सकता है पेपर में, और व्यंग्यार्थ तो आने वाला है कंफर्म है, व्यंग्यार्थ लिया जाता है तो वहां पर क्या हो जाएगी? व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। पुरुष की वीरता की पूरी निंदा होती है, कौन सी शब्द शक्ति है? तो कंफ्यूज नहीं होना है, कोई अन्य अर्थ नहीं लिया जाएगा। पुरुष यानी आदमी की वीरता का अर्थ बहेगा। सामान्य अर्थ जैसा कहा गया है वैसा ही है, अभिधा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? अभिधा। जिस शब्द शक्ति में एकाधिक अर्थ लिए जाते हैं, निकलते हैं, तो वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होती है? थोड़ा दिमाग में जोर डालेंगे। जहां श्लेष होगा वहां एकाधिक अर्थ होगा, और श्लेष कौन सी शब्द शक्ति में होता है? तो शाब्दिक व्यंजना में। तो या तो आप व्यंजना लिख दीजिए, वो पूरा आता है तो शाब्दिक व्यंजना लिखा जा सकता है। हाथ पांव हिलाया करो ताकि अच्छा जीवन जी सको। हिंदी लोकोक्ति, मुहावरे, या फिर मान लीजिए अपना रूपक और मानवीकरण अलंकार जहां भी आए वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। कौन सी होती है? लक्षणा शब्द शक्ति होती है। कौन सी शब्द शक्ति में? यहां लगाएंगे, यहां उत्तर लिख देते हैं। कौन सी हो जाएगी? लक्षणा। कौन सी शब्द शक्ति में कूट संकेत पर होता है, बाकी पाठक या श्रोता काल्पनिक अर्थ गढ़ते हैं? तो हाथ पांव हिला करो ताकि अच्छा जीवन जी सको, तो यहाँ हो जाएगी लक्षणा शब्द शक्ति, क्योंकि ये मुहावरा आया हुआ है, ये पांचवा है। यहाँ पर देख लेते हैं तो क्या हो जाएगी? व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति में क्या होता है? कूट जो है वो संकेत पर होता है, बाकी पाठक और श्रोता काल्पनिक अर्थ गढ़ते हैं, अपने अपने हिसाब से अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून, श्लेष अलंकार आया है, इसका अर्थ शाब्दी या फिर व्यंजना है। शाब्दी व्यंजना लिख दीजिए या फिर व्यंजना कर दीजिए। इस प्रकार का पैटर्न जो है वो बोर्ड का होने वाला है।